मिशन ज्ञान और शिक्षा विभाग द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो आपकी आरबीएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपकी सीबीएसई के एग्ज़ाम हो, चाहे स्कूल लेक्चरर के एग्ज़ाम हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट के एग्ज़ाम हो, इसके अलावा कॉमर्स से रिलेटेड अकाउंटेंसी में जो आपकी एग्ज़ाम होती है, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम हो, उनके लिए जो आज का जो सेशन है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। आज के इस सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे हम चर्चा करने वाले हैं, जो छोटे मोटे जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बेनिफिट वाले हो सकते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में आपने देखा था कि हमने जो पार्टनरशिप का जो सेकंड चैप्टर है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, वो स्टार्ट किया था। जो उसका बेस है इस पर हमने चर्चा की थी। निश्चित रूप से आपने वो सारे पॉइंट्स हैं वो उनका आपने रीड किया होगा, उनका अध्ययन भी आपने किया होगा, और आपकी जो मेमोरी है उसमें भी आपने उनको मेमोराइज किया होगा कि ये चीज़ मैंने अभी तक पढ़ी है, ये नहीं पढ़ी, ये मेरे को और पढ़नी है ना। ये चीज़ पे आपने निश्चित रूप से चर्चा की होगी। इस चैप्टर के बारे में मैं ये बता दूं कि ये बोर्ड परीक्षा में आपके 11 नंबर का ये चैप्टर रहने वाला है। पूरी पार्टनरशिप बुक्स है वो आपके 35 नंबर की रहने वाली है। ये चैप्टर है वो 11 नंबर का रहेगा, तो 11 नंबर को अपन कम नहीं आंक सकते। एग्ज़ाम के लिए 11 नंबर का जो वेटेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। हर एक एक अंक है, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम हो और चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, एक एक अंक का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कंपटीशन एग्ज़ाम में तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो पॉइंट्स होते हैं वो कुछ पॉइंट्स हैं वो एक व्यक्ति को चमका देते हैं और एक व्यक्ति को उस चमक से रोक देते हैं। यानी पॉइंटों में अंतर अपने को देखने को मिलता है कि जिसके मान लो 60 पॉइंट 50% है उसका चयन हो जाता है, और 60.45% है उसका चयन नहीं होता। ऐसी कंडीशन भी बहुत बार हमें देखने को मिली है, और बहुत ज़्यादा फिर उन अभ्यर्थियों को निराशा होती है कि मैं पॉइंट से रह गया, ज़िंदगी भर इस बात का उन्हें अफसोस रहता है। तो हमें हर क्वेश्चन है उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है, और हर जो पॉइंट्स है उसको हम समझेंगे तो निश्चित रूप से हमारा गलत होने की संभावना बहुत ही कम है। तो ठीक है, आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। जो आपका पार्ट्स नंबर 2 का ये वीडियो है, जिसमें अपन ने पहले चैप्टर में जो पहला जो वीडियो था, पहला जो सेशन था, उसमें हमने कुछ पॉइंट पे चर्चा की थी। अगर जो साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं उनकी हमने प्ले लिस्ट बना रखी है पार्टनरशिप के नाम से, वहाँ पर जाके आप वो तमाम पार्टनरशिप से रिलेटेड वीडियो है देख सकते हैं और आप अपनी तैयारियों को ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ। तो एक बार फटाफट जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में वीडियो को शेयर भी कर दें अपने साथियों के साथ जो किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे, और आज का जो सेशन है उसमें जो पहला पॉइंट आता है वो है साझेदार का प्रवेश। तो अपने चैप्टर का नाम भी क्या है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो साझेदार के प्रवेश से रिलेटेड है। तो साझेदार का जब प्रवेश होता है, वैसे तो हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी कि जब साझेदार का प्रवेश होता है तो कौन सी परिस्थितियां हैं वो आपके सामने बनती हैं, कौन कौन सी परिस्थितियां वो आपके सामने बनती हैं, कौन कौन सी, जिसमें एडमिशन के समय जो परिस्थितियां बनेगी तो उसमें नए साझेदार का प्रवेश होगा, साझेदार का अवकाश ग्रहण होगा, साझेदार की मृत्यु होगी, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होगा। ये कुछ कंडीशन है वो बनती है जिसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, उस साझेदार का उस फर्म में प्रवेश होता है तो वहाँ पे हम पुनर्गठन करते हैं और साझेदार विलेख में परिवर्तन करते हैं। तो देखो अब अपन स्टार्ट करेंगे साझेदार का प्रवेश। तो साझेदार का प्रवेश होता है तो क्या होता है कि जब किसी चालू फर्म को अतिरिक्त पूंजी अथवा प्रबंधकीय सहायता अथवा दोनों की आवश्यकता होती है तो फर्म के लिए साझेदार विद्यमान संसाधनों की पूर्ति के लिए नए साझेदार को प्रवेश देने का निर्णय करते हैं। तो देखो मैंने पहले भी बताया था कि जब किसी प्रकार का कोई संकट होता है, फर्म है उसके पास किसी संसाधन का अभाव है, प्रबंधकीय क्षमता का अभाव है, पूंजी का अभाव है, तो वो इस कमी को पूरी करने के लिए वो नए साझेदार को प्रवेश देती है ना। और प्रवेश देने की शर्त है
जब प्रवेश दिया जाता है तो उसी समय साझेदारी विलेख में भी परिवर्तन होता है। तो प्रबंध की सहायता हो सकती है, पूंजी की आवश्यकता हो सकती है, या दोनों की आवश्यकता के कारण भी साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो और क्या दे रखा है इसमें, क्या कहता है कि साझेदारी अधिनियम 1932 है ना के अनुसार किसी व्यक्ति को साझेदारी फर्म में प्रवेश सभी वर्तमान साझेदारों की स्वीकृति पर मिल सकता है। ठीक बात है, जब तक कि इसके विपरीत कोई समझौता न हुआ हो। नए साझेदार के प्रवेश के साथ ही साझेदारी फर्म है वो पुनर्गठित हो जाती है। नया साझेदार प्रवेश करता है और प्रवेश करते ही वहां पे आपकी क्या हो जाती है, जो साझेदारी फर्म है वो पुनर्गठित हो जाती है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज है, आपको बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार वर्तमान साझेदारों की सहमति से नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है, और जब वो प्रवेश ले लेता है तो प्रवेश लेते ही साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखिए, देखो आपको पता है कि जब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है और नया साझेदार प्रवेश करता है, तो नया साझेदार प्रवेश करेगा तो कुछ न कुछ राशि लेके आएगा, कोई न कोई वस्तु लेके आएगा, साथ में वो उसे उस फर्म में अधिकार भी चाहिए। क्या चाहिए, उसे अधिकार भी चाहिए। तो उसे क्या क्या अधिकार मिलेंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखो, नए साझेदार को प्रवेश पर फर्म से दो मुख्य अधिकार दिए जाते हैं, दो मुख्य अधिकार प्राप्त होते हैं। नंबर एक, फर्म की संपत्तियों में भाग लेने का अधिकार, है ना, फर्म की संपत्तियों में हिस्सा लेने का अधिकार, और 2 नंबर पॉइंट बनता है फर्म के भावी लाभों में भाग लेने का अधिकार, जो भविष्य में लाभ होंगे। यानी आप पार्टनर बन गए, पहले 2 पार्टनर थे अब 3 हो गए, तो पार्टनर आप जुड़ गए हैं, आप पार्टनर बन गए हैं, तो आपको ये 2 अधिकार मिल जाएंगे। एक तो जो फर्म है उसकी संपत्तियों में आपको भाग लेने का अधिकार होगा, यानी भविष्य में जो संपत्तियां होंगी उनमें आपका हिस्सा होगा, और साथ में भावी लाभों में भी आपको भाग लेने का अधिकार होगा। किसको होगा, उस नए साझेदार को। तो ये क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, कि आपका जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि नया साझेदार है जब वो फर्म में प्रवेश करता तो 2 कौन से अधिकार मिलते हैं उसको, तो संपत्तियों में भाग लेने का अधिकार और भावी लाभों में भाग लेने का अधिकार है वो नए साझेदार को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये 2 अधिकार आपको याद करके रखने हैं, संपत्तियों में और भावी लाभों में। ठीक है, क्लियर है। ओके, अगर आप अपने पास रफ रजिस्टर या नोटबुक आपने रख रखी है तो उसमें आप नोट्स बना लो फटाफट, है ना। तो जो पॉइंट से आप वीडियो में आपने सुन लिया, देख लिया, लेकिन आपने लिख लिया, तो उसका बेनिफिट मिलेगा आपको, क्योंकि क्लास समाप्त होने के बाद आप उनकी एक बार रीडिंग लगा लोगे तो भी आपको उसका बेनिफिट है वो मिल जाएगा, है ना। देखो, ये चीज तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, तमाम जो पॉइंट है उसको लेके पढ़ रहे हैं, बेसिक के हिसाब से पढ़ रहे हैं। उसके बाद ये जो डिस्क्रिप्टिव चर्चा होने के बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उपलब्ध करवा देंगे, है ना। तो ऑब्जेक्टिव के आधार पर आप अपने आप का मूल्यांकन कर पाओगे कि कौन सी चीज आपको समझ में आई है, कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो ये आपको 2 अधिकार है वो ध्यान में रखने। ठीक है, बढ़े आगे, आगे देखते हैं। देखो, ये देखो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भाई ये चीज तो हमने चर्चा कर ली कि भाई वो भावी लाभों में अधिकार हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब उसमें देखो इन अधिकारों के लिए एक चीज ये भी है कि वो परिसंपत्तियों में भाग लेने के लिए क्या लेके आएगा, पूंजी लेके आएगा, और भावी लाभों में भाग लेने के लिए वो क्या लेके आएगा, ख्याति लेके आएगा। ये चीज और थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको कि भाई उसको अधिकार तो मिल गया, तो फर्म की संपत्तियों में हिस्सा लेने के लिए वो पूंजी लेके आता है, और भावी लाभों में हिस्सा लेने के लिए वो ख्याति लेके आता है, गुडविल लेके आता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये पॉइंट्स भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। अब देखो, नए साझेदार के प्रवेश के समय जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जो महत्वपूर्ण समायोजन होते हैं, आपको क्या क्या कैलकुलेशन करनी होगी, है ना। एंट्री तो हमने नए साझेदार को दे दी, नया साझेदार फर्म में जुड़ गया, लेकिन अब जो साझेदारी विलेख है उसमें क्या होगा, और आपको कैलकुलेशन के तौर पर आपको क्या करना है ना। जैसे मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हमें, इस चैप्टर में 3 खाते आपको बनाने होते हैं। एक तो आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट,
कौन सा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। दूसरा होता है आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और तीसरी होती है आपकी बैलेंस शीट। ये तीन खाते आपको इसमें बनाने पड़ेंगे। जो पहला चैप्टर था उसमें आपने P&L इन्वेस्टमेंट बनाया था, पार्टनर कैपिटल बनाया था और बैलेंस शीट बनाई थी। लेकिन इस चैप्टर में आपको रीवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा, पार्टनर कैपिटल बनाना पड़ेगा, अगर अस्थिर विधि से, स्थिर विधि से तो आपको साथ में करंट भी बनाना पड़ेगा, और लास्ट में आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो ये सारे समायोजन आपको करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, देखो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। आपको नया लाभ विभाजन अनुपात है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या क्या गणना करनी पड़ेगी, आपको नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना करनी पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगा, आपको त्याग के अनुपात की गणना करनी पड़ेगी, यानी जो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है उसकी गणना आपको करनी पड़ेगी, त्याग के अनुपात की आपको गणना करनी पड़ेगी। ख्याति का मूल्यांकन आपको करना पड़ेगा, और ख्याति से समायोजन है से रिलेटेड जो भी है वो भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि नया साझेदार प्रवेश के समय क्या लेके आएगा, संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए पूंजी लाएगा और लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए ख्याति लेके आएगा, और ख्याति की राशि को त्याग करने वाले साझेदार त्याग के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी अपन को कौन कौन से समायोजन वो करने पड़ेंगे। तो आपको ख्याति का मूल्यांकन भी करना पड़ेगा और समायोजन भी करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन भी करना पड़ेगा और दायित्वों का पुनर्निर्धारण भी करना पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो वो क्या करेगा, फर्म की संपत्तियों में तो हिस्सा लेना चाहेगा लेकिन दायित्व में नहीं लेना चाहेगा, है ना, क्योंकि वो पुराने साझेदार हैं, वो क्या करेंगे, संपत्तियों में हिस्सा नहीं देना चाहेंगे, दायित्व में हिस्सा देना चाहेंगे, तो वहां पे विरोधाभास की स्थिति हो सकती है। तो अपन को क्या करना है, संपत्तियों का आपको पुनर्मूल्यांकन करना है और दायित्वों को आपको पुनर्निर्धारण करना है, और इनको आपको क्या करना है, फिर पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट है संचित लाभों, यानी जो आपके रिजर्व हैं उनका वितरण करना पड़ेगा, किसके मध्य, पुराने साझेदारों के मध्य पुराने अनुपात में आपको बांटना पड़ेगा। और 6 नंबर पॉइंट आता है साझेदारों की पूंजी का समायोजन। साझेदारों के आधार पर आपको क्या करना पड़ेगा, पूंजी का समायोजन भी करना पड़ेगा कि कौन सा साझेदार है वो कितनी पूंजी लेके आता है, क्या फर्म में पूंजी कितनी होगी, नई पूंजी कितनी होगी, पुरानी पूंजी कितनी होगी, क्या उस पूंजी में ख्याति भी शामिल है। तो ये तमाम कैलकुलेशन है वो आपको करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इसमें से आपका 6 मार्क्स का, 6 अंक का या 6 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन है वो भी आएगा, और उसमें आपको ये सारे समायोजन है वो देखने को मिलेंगे। ये सारे समायोजन आपको आने चाहिए। अब ये समायोजन है, अगर बड़े क्वेश्चन की बात करें तो वो बोर्ड परीक्षा में आएगा 6 अंक का, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इन 6 समायोजनों में से आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो स्कूल लेक्चरर का हो, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम हो, वहां यहाँ से आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। इसमें बहुत बार आपको जैसे त्याग का अनुपात पूछ लिया जाता है, नया अनुपात पूछ लिया जाता है, पुरानी जो ख्याति है वो ओपन है उसको बंद करने की एंट्री पूछ ली जाती है, यहाँ पे जो संचय है उससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है। यानी यहाँ से जो कंपटीशन एग्जाम है वहाँ के लिए भी क्वेश्चन है वो बन रहा है ना। तो जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी ये न सोचें कि ये पॉइंट हमारे काम का नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि स्कूल लेक्चर की जो एग्ज़ाम होती है उसमें से 55 क्वेश्चन होते हैं ना, कुल 150 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 55 क्वेश्चन आपकी 11वीं और 12वीं के होते हैं, 55 क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन के होते हैं, और 10 क्वेश्चन आपके पीजी के होते हैं, है ना, और फिर 30 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान उससे रिलेटेड होते हैं। तो 12वीं की 55 क्वेश्चन आप मायने रखते हो, तो वो 55 क्वेश्चन बनेंगे कहाँ से, यहीं से तो बनेंगे, है ना। 55 क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, यहीं से तो बनेंगे। तो अकाउंटेंसी के भी लगभग 18 से 20 क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप हर पॉइंट को कंसेप्ट के साथ समझोगे तो उसका बेनिफिट है आपको एग्जाम में मिलेगा, है ना। अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुक्का नहीं लग सकता, है ना। ABCD 4 ऑप्शन है, उसमें अपन कैलकुलेशन आती है तभी उसका आइडिया लगेगा, नहीं तो उसमें अपन का तुक्का है वो सही सेट होने वाला नहीं है
है ना, क्योंकि सारी की सारी चीज़ है प्रैक्टिकल और जो आपके थ्योरेटिकल चीज़ है वो मिक्स है ना। ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं और उनको थ्योरेटिकल रूप में एग्जाम में पूछा जाता है। अपन को ध्यान में रहता प्रैक्टिकल तो आता है लेकिन थ्योरेटिकल वो चीज़ हमने नहीं समझी है, तो वो हमारे लिए थोड़ी सी समस्या पैदा करते हैं। तो ये आपको समायोजन करने पड़ेंगे नए साझेदार पर। आपको नया लाभ विभाजन अनुपात कैलकुलेट करना पड़ेगा, त्याग का अनुपात आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो ख्याति है उसका पुनर्मूल्यांकन और समायोजन करना पड़ेगा, परिसंपत्तियों का आपको पुनर्निर्धारण और दायित्वों का आपको पुनर्निर्धारण करना पड़ेगा, है ना, जो संचित लाभ है उनका आपको क्या करना पड़ेगा, वितरण करना पड़ेगा, और लास्ट में साझेदारों की पूंजी है उसका भी समायोजन करना पड़ेगा। तो ये आपको 6 पॉइंट है वो ध्यान में रखने हैं, और इसी के आधार पर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होगा और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ से हो सकता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? बढ़े आगे, आगे देखते हैं। अब सबसे पहले इसमें जो 6 पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाले हैं। इनको आपको पॉइंट टू पॉइंट समझना। अब इनकी हम थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव चर्चा कर लेते हैं। तो चलो आगे देखते हैं कि सबसे पहला आपका जो पॉइंट है वो आपका है नया लाभ विभाजन अनुपात, यानी आपका न्यू रेशियो, न्यू शेयरिंग रेशियो। नया आपका लाभ विभाजन अनुपात है, तो ये कैसे आपको कैलकुलेट करना उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जब नए साझेदार को प्रवेश मिलता है तो उसे पुराने साझेदारों के लाभ में से अपना भाग है वो प्राप्त होता है। यानी सीधी सी बात है, जब नया साझेदार प्रवेश करेगा तो वो जो हिस्सा वो कहाँ से लेगा, पुराने साझेदारों के लाभों में से हिस्सा लेगा। अगर हम बात करें तो नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदार अपने हिस्से का कुछ भाग है वो नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं। क्या करते हैं? नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि ए और बी दो पार्टनर जो 1:1 में काटते हैं, यानी 1:1 में इनका लाभ है, तो इनका हिस्सा कितना हो गया, लगभग 50% का इनका हिस्सा हो जाता है। अब तीसरा पार्टनर आता है ए, बी और सी। अब अनुपात तो मान लो 1:1 ही है, लेकिन अब इनका हिस्सा कितना हो जाएगा, लगभग 33% के आसपास प्रत्येक साझेदार को मिलेगा। तो इसका मतलब जो पहले 50% मिल रहा था साझेदारों को, अब कितना मिलेगा, 33% मिलने वाला है। तो यहाँ पर पुराने साझेदारों ने क्या किया है, नए साझेदार के लिए क्या किया है, त्याग किया है। नए साझेदार के लिए क्या किया, त्याग किया है। तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि नया साझेदार है वो संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए पूंजी लेके आता है और लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए ख्याति लेके आता है। तो वो ख्याति जो नया साझेदार नगद लेके आया है उसे पुराने साझेदारों के मध्य या त्याग करने वाले साझेदारों के मध्य त्याग के अनुपात में बांटी जाएगी। और अगर जब फर्म में नया अनुपात नहीं दे रखा है तो पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात भी माना जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब ये इसको अनुपात को कैलकुलेट करने का तरीका या अनुपात का जो क्या फॉर्मूला रहेगा ये आप देख सकते हो कि नया लाभ विभाजन, जो आपका न्यू रेशियो है, नया लाभ विभाजन अनुपात बराबर पुराना लाभ विभाजन अनुपात माइनस त्याग अनुपात। ठीक है, इंग्लिश में करें तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसका हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। देखो एक उदाहरण दे रखा है, क्या है, अनिल और विशाल है, साझेदार हैं जो लाभ का विभाजन 3/2 में करते हैं। वे सुमित को नए साझेदार के रूप में 1/5 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। अनिल, विशाल और सुमित के नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करनी है। यहाँ पे आपको न्यू रेशियो है कैलकुलेट करना है। सुमित को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे आपका ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2। अब देखो सुमित का हिस्सा कितना है, 1/5। एक बटा 5।
अब यहाँ पे हमें जो फॉर्मूला होता है उसको कैलकुलेट करने वाला वो काल्पनिक मानना पड़ेगा। तो इसको देखो, जब ऐसी कंडीशन आती है, जब आपको दे रखा है पुराना अनुपात दे रखा है और सुमित का दे रखा है, तो यहाँ पे बाकी कुछ भी नहीं दे रखा है, तो अपन को नया लाभ विभाजन अनुपात है वो कैसे कैलकुलेट करना है। तो अपने पास ये दो ही इंफॉर्मेशन है, तो इसके आधार पर पहले हम मानेंगे माना फर्म का लाभ 1 रुपया, सुमित का हिस्सा 1/5, तो शेष लाभ 1 - 1/5, तो 4/5। अब यहाँ पे जो नया अनुपात होगा उसका फॉर्मूला आपको अपन क्या लगाना है, क्यों अभी मैंने आपको बताया था नया अनुपात निकालने का फॉर्मूला पुराना माइनस त्याग अनुपात, लेकिन त्याग अनुपात हमें नहीं दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे। ऐसी कंडीशन में ये सिस्टम लगेगा, तो यहाँ पे आएगा शेष अनुपात यानी बैलेंसिंग रेशियो मल्टीप्लाई पुराना अनुपात, है ना। तो आपका सुमित का हो गया 1/5, फर्म का लाभ 1, सुमित का हिस्सा 1/5, शेष लाभ 4 नया अनुपात शेष अनुपात माइनस पुराना अनुपात, ये यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पे अपन को 3 पार्टनर है, कौन कौन है, अनिल, विशाल और सुमित, है ना। तो अपन को ज्ञात करना है पहले अनिल का नया अनुपात, अनिल का नया अनुपात, तो इसका फॉर्मूला क्या लगाया था अपन को, बैलेंसिंग रेशियो मल्टीप्लाई ओल्ड रेशियो। बैलेंसिंग रेशियो कितना है 4/5, मल्टीप्लाई ओल्ड रेशियो कितना है 3/2 है, तो 3/5, तो इसका कितना जाएगा 12/25, ठीक है। फिर 2 नंबर कौन है, विशाल, विशाल का नया अनुपात, तो बैलेंसिंग है 4/5 मल्टीप्लाई 2/5, तो 8/25, सुमित का अनुपात, तो बैलेंसिंग ने लेके इसका सुमित का हिस्सा कितना है 1/5 है, तो अपन को क्या चाहिए 1/5, अंश और बराबर होने तो 5/5, तो 5/25। अब इनका जो नया अनुपात है वो क्या हो जाएगा 12:8:5, इससे छोटा नहीं हो सकता, तो ये इसका अनुपात रह जाएगा, इससे छोटा नहीं होगा तो ये इसका अनुपात हो जाएगा। तो इस सवाल में आपने देखा होगा कि भाई अपने को विशाल और अनिल की लाभ विभाजन 3/2 दे रखा है, उसमें सुमित का 1/5 है, उसके आधार पर नए लाभ विभाजन के अनुपात की गणना करनी है। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ओल्ड रेशियो 3:2, सुमित का हिस्सा 1/5, तो माना फर्म का लाभ 1 जिसमें सुमित का हिस्सा 1/5, तो शेष लाभ 1 - 1/5 यानी 4/5। फिर नया अनुपात का ये फॉर्मूला जिसमें अनिल का नया अनुपात 12/25, विशाल का नया अनुपात 8/25 और सुमित का नया अनुपात 5/25, और नया अनुपात अपने पास जो है 12, 8 और 5, ठीक है, ठीक है। तो आज के एक और शानदार सेशन में हमने जो साझेदारी से रिलेटेड जो परिस्थितियां बनती हैं, कौन कौन से आपको समायोजन करने हैं, नया लाभ विभाजन ज्ञात करना है, त्याग का अनुपात ज्ञात करना है, संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन पुनर्निर्धारण करना है, ख्याति का मूल्यांकन करना है ना, पूंजी का मूल्यांकन करना है, संचय और रिजर्व का मूल्यांकन करना है, ये तमाम जो पॉइंट्स है उस पर हमने थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाला है। और उसके बाद हमने नया अनुपात किस तरीके से कैलकुलेट करना है उस पर भी हमने आज के इस सेशन में चर्चा की है। निश्चित रूप से आज का सेशन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, एक शानदार सेशन का हमने यहाँ पे आज समापन कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो चीज़ हमने आपको बताई है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है।
जो भी विद्यार्थी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं उनसे एक निवेदन है कि वो फटाफट से क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर भी कर दें ताकि उनको भी आज के इस सेशन का फ़ायदा मिल सके। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में लगभग अपने कॉमर्स से खूब सारे विद्यार्थी वो शामिल हो रहे हैं, तो हर बच्चे तक हमारा ये वीडियो पहुँचना चाहिए ताकि वो घर बैठे तैयारी कर सके। आज के सेशन में एक बार पुनः आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।